नमस्कार, गुड मॉर्निंग। टाइम्स ऑन भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। तो देखिए, आज सुबह सुबह यहाँ पर देर रात से ही बारिश शुरू हो गई थी। मौसम काफी ज्यादा खराब यहाँ पर नजर आ रहा है। जबरदस्त बारिश हो रही है। हालांकि येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है, लेकिन बारिश के बाद तापमान में कमी आई है। और मुंबई की बारिश की अगर बात करें तो जरा हमारे वीजे आशीष आपको दिखा पाएंगे कि देखिए आसमान में कैसे अभी भी बादल छाए हुए हैं। और सुबह की शुरुआत जो है वो तेज हवाओं के साथ हुई और साथ ही बिजली कड़कने की आवाज के साथ हुई। झमाझम बारिश मुंबई के कई इलाकों में अभी भी जारी है। कुछ इलाकों में बारिश का दौर थोड़ा सा थमा है, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहां अभी भी जबरदस्त बारिश हो रही है। लेकिन फिट इंडिया के सुपरहिट बुलेटिन में आपको देश और दुनिया की हर खबर बताने के लिए हम दोनों हाजिर हैं। तो शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। तो मुंबई में है तो सबसे पहली खबर फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में मुंबई से ही आपको दिखाते हैं, क्योंकि आज झमाझम बारिश हो रही है, तेज हवाएं चल रही हैं और मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। जी हाँ, मुंबई में तो बारिश हो रही है, लेकिन मुंबई के पास पनवेल में आग का कहर देखने को मिला। यहाँ पर आग इतनी भयानक लगी कि लोग भी दहशत में आ गए। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। आग की उठती ये लपटें दहशत फैला रही हैं। थोड़ी देर में अचानक आग भभक रही है। जहां आग लगी है उससे चंद फीट के फासले पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स है। भीषण आग ने पास की इमारतों में रहने वाले लोगों की जान को भी खतरे में डाल दिया है। आग की गगनचुंबी लपटों का कहर बरपा है मुंबई के पास पनवेल में, जहां प्लास्टिक के गोदाम में अचानक आग लग गई। जब तक किसी को कुछ समझ में आता, आग ने विकराल रूप अख्तियार कर लिया। खतरा इसलिए और बढ़ गया क्योंकि इस गोदाम के पास ही 2 रिहायशी इमारतें भी थी, जिनमें सैकड़ों लोग रह रहे थे। डर की वजह से ये लोग भी घरों से बाहर निकल आए और कॉरिडोर से हालात पर नजर रखे हुए थे। आग की लपटें इतनी ऊंची जा रही थी मानो आसमान छू रही हो। फौरन ही फायर ब्रिगेड को खबर की गई। दमकल कर्मियों को भी आग बुझाने में खासी मशक्कत करनी पड़ी। बताया जा रहा है कि फायर ब्रिगेड की 6 से ज्यादा गाड़ियों ने कई घंटे में आग पर काबू पाया। पनवेल महानगर पालिका सब गाड़ी मिला के अंगार बुझाए। कुछ भी जीवित हानि कुछ नहीं है। आग कंट्रोल में सब कुछ ठीक हुआ। किस चीज़ का लगे थे? प्लास्टिक थे? वो प्लास्टिक का कैरेट रखा था। वो प्लास्टिक कैरेट में अंगार था। ओपन लैंड में था वो? ओपन प्लॉट में। आग लगने की क्या वजह थी ये तो अभी पता नहीं चला, लेकिन बड़ा सवाल ये कि रिहायशी इलाके में प्लास्टिक के गोदाम की परमिशन किसने दी, क्योंकि अगर पास की इमारतों तक आग पहुंच जाती तो हादसा और विकराल हो सकता था। आज की पनवेल की खबर आपने देखा। आग ने जिंदगियों को मुश्किल में डाल दिया, लेकिन राहत की बात यह रही कि किसी की जान नहीं गई। लेकिन नैनीताल से खबर दुखद खबर आई है, जिसमें 5 लोगों की किस्मत अच्छी नहीं दिखी। दरअसल एक कार गहरी खाई में गिर गई और उसके बाद जो कार में सवार 5 लोग थे, सभी की मौत हो गई। देखिए रिपोर्ट में पूरी खबर आप। जरा सी लापरवाही पहाड़ों पर मजाक कब सजा में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। कुछ ऐसा ही हुआ उत्तराखंड के नैनीताल में। यूपी के रामपुर से नैनीताल घूमने पहुंचे 5 पर्यटकों की कार 200 मीटर गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में कार में बैठे 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। कार की हालत देखकर अंदाजा हो जाएगा हादसा कितना भीषण रहा होगा। बताया जा रहा है कि हादसा 2 दिन पहले हुआ, लेकिन पहाड़ से कार के खाई में गिरने की जानकारी किसी को नहीं हुई। शनिवार को जब कुछ स्थानीय लोग वहां से गुजरे तो डेड बॉडी पड़ी देखी। उन्होंने पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को खबर की, जिसके बाद मौके पर रेस्क्यू अभियान चलाकर मृतकों के शव को खाई से बाहर निकाला गया। हादसे में रामपुर के रहने वाले रवि प्रसाद, सुखमीत सिंह, जगरूप सिंह, गुरसेवक और जगजीत सिंह की मौत हो गई। प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक सभी 5 दोस्त थे और वो नैनीताल घूमने की बात कहकर घर से निकले थे, लेकिन नैनीताल की यात्रा उनकी अंतिम यात्रा साबित हुई। तो देखिए मौसम बिगड़ा हुआ है, मुंबई में बारिश हो रही है, इसलिए हम अपने आज ऑफिस के अंदर से आपको हमारा बुलेटिन दिखा रहे हैं। और चलिए अगली खबर की बात कर लेते हैं। तो बिहार में जेडीयू के एक नेता पर रफ्तार का नशा सा छा गया है। जी हाँ, स्कॉर्पियो में उतनी तेजी से उन्होंने गाड़ी भगाई कि 3 लोगों को उन्होंने रौंद दिया, जिसमें से एक शख्स की दर्दनाक मौत हो गई। दिमाग पर सत्ताधारी पार्टी का खुमार और पैरों तले एसयूवी की रफ्तार। इस कॉकटेल का नतीजा कितना खतरनाक हो सकता है, उसकी बानगी बिहार के हाजीपुर में देखने को मिली, जहां जेडीयू नेता की गाड़ी ने सड़क किनारे खड़े 3 लोगों को रौंद दिया। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि बाकी 2 लोग बुरी तरह जख्मी हैं। इन्हें पटना रेफर किया गया है। इधर से डंपर लगा हुआ था बायां साइड में, बालू खाली कर रही थी। बालू खाली करने पर हमने झटका लिया, आगे बढ़ाया, उधर से अचानक मतलब
गाड़ी को नजर पड़ा स्कॉर्पियो को, पूरब से पश्चिम की ओर जा रही थी। अच्छा, गाड़ी कहाँ से रही थी? महुआ की तरफ से आ रही थी। अच्छा, दिनाजपुर की तरफ आ रही थी, पूरब से पश्चिम की ओर मतलब आ रही थी। हादसे के बाद इस गाड़ी की हालत और सामने टूटी पड़ी दीवार को देखिए, जो बताने के लिए काफी है कि गाड़ी की रफ्तार कितनी रही होगी। हादसे के बाद ही वहां कोहराम मच गया और स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोग इतने गुस्से में थे कि उन्होंने सारा गुस्सा गाड़ी पर निकाला, गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। सराय थाना अंतर्गत की घटना है। एक हाईवा द्वारा बालू गिराया जा रहा था, उसी क्रम में ड्राइवर द्वारा अनबैलेंस हो गया। इसका जो ट्रॉली है वो साइड में आ गया, जिससे एक जो स्कॉर्पियो आ रहा था, स्कॉर्पियो अपने बचने के क्रम में ही एक बगल में ही घर से सटते हुए निकल गया है। वहाँ जो कुछ महिला बैठी हुई थी, उसी में धक्का लग गया, जिसमें एक आदमी की मृत्यु हुई है जो पीएमसी में जाकर इलाज के दौरान, और 3 आदमी इस अस्पताल में घायल है, उनका इलाज चल रहा है। जनता की सेवा करने का दावा करने वाले नेताओं की फितरत देखिए। हादसे के बाद घायलों को मदद पहुंचाना तो दूर, नीतीश कुमार की पार्टी के नेताजी गाड़ी को वहीं छोड़कर भाग निकले। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और आपको उत्तर प्रदेश के प्रयागराज लिए चलते हैं, जहां पर जॉर्ज टाउन इलाके में आग लगने से भयंकर अफरा तफरी मच गई और हालात ऐसे बने कि वहां पर भगदड़ मच गई। लोग इधर से उधर भागते हुए नजर आए। फायर ब्रिगेड की जो टीम थी, उन्हें भी आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। यूपी में प्रयागराज के जॉर्ज टाउन इलाके में शनिवार को दोपहर अचानक से हलचल मच गई। एक झटके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। जब तक लोगों को पता चलता, तब तक आग की ऊंची लपटें उठने लगी। आग लगने की यह घटना शनिवार को दोपहर में हुई। एक टेंट हाउस के गोदाम में चिंगारी उठी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। इससे यहाँ काम कर रहे लोगों में खलबली मच गई। जब तक लोग कुछ समझ पाते, आग की डरावनी लपटें बाहर तक दिखने लगी। इस गोदाम में टेंट हाउस का पुराना सामान रखा था, जिस वजह से आग तेजी से फैली। तुरंत ही फायर ब्रिगेड को खबर की गई। दमकल कर्मी 2 गाड़ियों के साथ वहां पहुंचे, आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया। करीब 4 घंटे की मेहनत के बाद आग शांत हुई। ये मुझे सूचना मिली थी कि जॉर्ज टाउन में ये जो है नुमानी गेस्ट हाउस है, उसके गोदाम में आग लगी थी। मैं तत्काल वहाँ से 2 फायर टैंकर लेके पहुँचा यहाँ पर, देखा तो आग लगी हुई थी, विकराल थी। मैंने दोनों तरफ से लाइनें बिछा के आग को कंट्रोल करना प्रारंभ किया और आग पूर्ण रूप से बुझ भी चुकी है। माना जा रहा है कि टेंट हाउस के गोदाम में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। इस आग में टेंट हाउस में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। और चलिए बात करते हैं उस खबर की जिसमें पूरे देश की नजर बनी हुई है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, वो 36 घंटे से रुका पड़ा है, क्योंकि अमेरिकन ऑगर मशीन के जो ब्लेड से उसके ब्रेक हो जाने के बाद अब फिर से एक नई मशीन मंगाई जा रही है, ताकि फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू करवाया जा सके। जी हाँ, इस रेस्क्यू ऑपरेशन में तमाम चुनौतियां आ रही हैं, लेकिन रेस्क्यू टीम भी लगातार डटी हुई है कि जल्द से जल्द उन मजदूरों तक पहुंचा जा सके और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जा सके, और इसीलिए टीम वहां पर दिन और रात तैनात। उत्तरकाशी में कब पूरा होगा रेस्क्यू ऑपरेशन? टनल के अंदर से कब निकलेंगे 41 मजदूर? अगर मशीन फंस गई तो क्या प्लान ए फेल हो गया? ये वो सवाल हैं जिसके जवाब का हर किसी को इंतजार है। 15 दिन बाद भी टनल में फंसे कर्मवीरों को निकाला नहीं जा सका। दुनिया भर के एक्सपर्ट और तमाम एजेंसियां रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं, लेकिन अब तक कामयाबी हाथ नहीं लगी। रेस्क्यू में जुटी ऑगर मशीन भी मलबे में फंस गई है। ऑगर मशीन को काटने के लिए प्लाज्मा कटर मंगवाया जा रहा है। सिलक्यारा में सुरंग के अंदर फंसी हुई 41 जिंदगियां कब बाहर निकलेंगी, ये सवाल सबके जहन में कौंध रहा है। अब तक जवाब नहीं मिल पाया है और ना आई हैं वो तस्वीरें जब वो मजदूर बाहर निकलकर अपने परिजनों से मिलते हुए नजर आते। अभी देखिए मौजूदा हालात की अगर हम बात करते हैं, 14 दिनों का वक्त जो है वो बीत चुका है। ऑगर मशीन काम नहीं कर रही है। बताया ये गया है कि हैदराबाद से बाकायदा प्लाज्मा कटर जो है वो मंगाया जा रहा है, जो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर उतरेगा और उसके बाद कल तक वो यहाँ पर पहुंचेगा और फिर प्लाज्मा को माफ कीजिए जो ऑगर है उसको काटने का काम जो है वो यहाँ पर शुरू किया जाएगा। वो पूरा का पूरा प्रोसेस बहुत लंबा रहने वाला है। कई घंटों का वक्त जो है वो उसमें यहाँ पर लगेगा। पूरी सफाई होगी और उसके बाद मैनुअली ड्रिल करके जो तमाम मीटर्स अब आगे के बचे हैं, स्ट्रेच बचा है, उसको पूरा करते हुए पार करते हुए जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो मजदूरों तक पहुंच पाएंगी।
इस गैस कटर से ऑगर मशीन के टूटे हुए पार्ट्स को बाहर निकाला जाएगा। फिलहाल ऑगर मशीन के जिन फंसे हुए ब्लेड्स को 1 घंटे के भीतर 1.5 मीटर तक काटा जा रहा है, उन्हें गैस कटर से 4 मीटर तक काटा जाएगा। इसके बाद मैनुअली तरीके से रेस्क्यू टीम जाएगी और फिर पाइप को अंदर पुश किया जाएगा। ऑप्शन ये रहता है कि जब ये निकल जाएगा बाहर, जो उसका टूटा हिस्सा जो है वो निकल जाएगा बाहर, जो भी जरिया इस्तेमाल करते हैं, तो इसको फिर मैनुअली अंदर से इसका खुदाई करके और ऑगर की मशीनरी का इस्तेमाल तभी भी किया जाएगा सिर्फ पाइप को धक्का देने के लिए। पाइप आप मैनुअली खोदकर और फिर पाइप को धक्का देंगे। कहते हैं जिद के आगे पहाड़ को भी हारना पड़ता है। कोशिश ये है कि फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। इस बीच राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने साफ किया है कि बचाव अभियान में लंबा समय लग सकता है। यही कारण है कि वर्टिकल ड्रिलिंग की भी पुरजोर प्लानिंग चल रही है। इतना ही नहीं, सुरंग में फंसे श्रमिकों को उनके परिवार के सदस्यों से जोड़ रखने के लिए बातचीत कराने के लिए अब लैंडलाइन सुविधा स्थापित की गई है। सिलक्यारा टनल हादसे में फंसे 41 श्रमिक बाहर कब निकलेंगे, इसका सबको इंतजार है। मेरे पीछे ये सिलक्यारा टनल का प्रवेश द्वार, इसके अंदर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन लेकिन अभी रुका हुआ। इस बीच चूंकि ऑपरेशन थोड़ा सा लंबा खींचता दिखाई दे रहा है, तो परिजनों से कम्युनिकेशन बेहतर तरीके से हो सके, जो 41 श्रमिक अंदर हैं वो लगातार बातचीत कर सके, इसके लिए एक नई पहल हो रही है। और पहल ये हो रही है कि वायर्ड कम्युनिकेशन यानी टेलीफोन सेट अंदर पहुंचाया जाए। इसके लिए बाकायदा तार वहां से खींच लिए गए हैं, वायर वहां से ले लिया गया है। और ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और एक छोटा सा सेटअप यहां पर तैयार किया जा रहा है। इसकी तस्वीर भी मैं आपको दिखाता हूं, किस तरीके से टेलीफोन सेट्स अंदर पहुंचाए जाएंगे ताकि जो 41 श्रमिक अंदर फंसे हैं वो अपने परिजनों से बातचीत कर सकें। नॉन स्टॉप रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच उत्तरकाशी में मौसम खराब होने की भी संभावना है। बादल छाए हुए हैं और बारिश की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में जैसे जैसे घंटे बीत रहे हैं, हर माथे पर शिकन बढ़ती जा रही है, लेकिन इन सब के बाद उम्मीद नहीं टूटी है। और प्रयागराज में बस कंडक्टर पर हमला करने वाले शख्स की कुंडली अब यूपी एटीएस की टीम जुटा रही है और तमाम इंफॉर्मेशन उस शख्स के बारे में यूपी एटीएस की टीम ढूंढ रही है। और पता किया जा रहा है कि आखिर इंजीनियरिंग के इस छात्र ने गैर मुस्लिमों के गले को काटने की जो ट्रेनिंग थी वो कहां से ली है। इसके अलावा उसके परिवार के बयान भी दर्ज करवाए गए हैं और उसके हॉस्टल के कमरे की तलाशी भी ली गई है। जो मुसलमानों को गाली दे रहा था, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बरकत से मैं मारा है। इंशाअल्लाह वो बचेगा नहीं, इंशाअल्लाह वो मरेगा। खौफनाक हमले के बाद इस जिहादी की हिमाकत देखिए कि आरोपी लारेज ने बाकायदा हाथ में चॉपर लेकर वीडियो बनाया और इसके बाद इसे वायरल भी कर दिया। अब इस जिहादी की कुंडली खंगालने में यूपी एटीएस जुट गई है। पता किया जा रहा है कि इंजीनियरिंग के इस छात्र ने गैर मुस्लिमों की गर्दन काटने की क्लास कहां से ली थी। लारेब हाशमी ने बस कंडक्टर के ऊपर हमला करने के बाद जो वीडियो बनाया और इस वीडियो में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, उससे सुनने के बाद न सिर्फ प्रयागराज बल्कि समूचा जो भारत है वो हिल गया। दरअसल कहा यह जा रहा है कि लारेब हाशमी ने अपनी वीडियो में पाकिस्तान के भड़काऊ मौलवी खालिद हुसैन रिजवी की भाषा वो बोलता नजर आ रहा था और कहा यह जाता है कि खालिद हुसैन रिजवी ही वो शख्स है जिसने सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर लब्बैक और सरतन से जुदा के नारे लगाने शुरू किए थे और देखते ही देखते इन नारों ने पाकिस्तान की सीमा को पार कर भारत में एक मजबूत अपनी पकड़ बना ली। भारत में रहने वाले जो कट्टरपंथी विचारधारा की जो लोग थे, खासतौर से जो युवा थे, वो इन नारों का प्रयोग करते हैं। प्रयागराज में इस जिहादी की तस्वीर जिसने भी देखी वो सिहर उठा। प्रयागराज में हमले के बाद जारी वीडियो में लारेब ने पीएम मोदी और सीएम योगी का भी नाम लिया और फिर जो कहा उससे साफ है कि इसके दिमाग में किस कदर जहर भरा है। लब्बैक या रसूलल्लाह, हम जिएंगे आपके लिए, मरेंगे आपके लिए, इंशाल्लाह मार देंगे। तो ये ना समझे कि हुकूमत मोदी की है, योगी की है, नहीं, हमारे दिनों पर राज सिर्फ मुस्तफा जानी रहमत का चलता है। आरोपी लारेब हाशमी इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, लेकिन जिस तरह से हमला कर इसने वीडियो बनाया उससे साफ है कि ये जिहाद के नाम पर आतंक फैलाने की कोशिश में जुटा है। अब इस मामले की जांच एंटी टेरर स्क्वाड को दी गई है। एटीएस ने आरोपी लारेब हाशमी के कमरे की तलाशी ली। इतना ही नहीं, लारेब के बारे में परिवार वालों का भी बयान लिया है।
जिस तरह का वीडियो 1 मिनट 28 सेकंड का जो वीडियो उसने बनाया था वो बहुत परेशान करने वाला है। कहा जा रहा है कि इतना ज्यादा रेडिकलाइज हुआ आखिर कैसे हुआ, शायद यही बड़ी वजह है कि अब इस पूरे मामले की जांच जो है वो यूपी एटीएस भी कर रही है। कहीं ना कहीं टेरर एंगल जरूर इस पूरे मामले में सामने आया है, इसीलिए यूपी एटीएस को भी इसकी जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि लोकल पुलिस जो है वो पूरे मामले की जांच जरूर कर रही है, लेकिन यूपी एटीएस का इस जांच में शामिल होना इस बात को साबित करता है कि कहीं न कहीं कोई टेरर एंगल होगा। इस बीच यूनाइटेड कॉलेज के प्रिंसिपल ने आरोपी लारेब को कॉलेज से सस्पेंड कर दिया है। इसके साथ ही एक जांच कमेटी का गठन किया गया है। कॉलेज प्रिंसिपल का कहना है कि अगर जांच कमेटी फैसला लेगी तो सस्पेंशन के बाद उसे टर्मिनेट भी किया जा सकता है। इस बीच घटना में जख्मी हुए 24 साल के कंडक्टर हरिकेश विश्वकर्मा प्रतापपुर फूलपुर के रहने वाले हैं। हरिकेश के परिजन जिहादी लारेब को सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं। योगी सरकार से परिवार की मदद की गुहार लगा रहे हैं। साल बियाह कर 5 महीना बीता बा। 5 महीने शादी को हुआ? 5 महीना। योगी जी से क्या चाहते हैं, सरकार से क्या चाहते हैं? अरे भाई कहा था दे हमारे भैया कुछ, कैसे हम 2 पाप हमारे हैं। कट्टरपंथ के फितूर में आतंकी दहलीज लांघने वाला लारेब पुलिस गिरफ्त में है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और पता लगा रही है कि इस तरह की आतंकी क्लास उसने कहां से ली थी। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए जो जोर आजमाइश है वो जारी है और आज सियासत के सुपर संडे में कई सियासी दिग्गज दमखम लगाते हुए नजर आने वाले हैं। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम लोग प्रचार आज करने वाले हैं और चुनाव प्रचार के इस लास्ट फेज में पीएम मोदी की 2 रैलियां होने वाली हैं और वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो बयान दिया गया था हैदराबाद के नाम को बदलने को लेकर, उस पर AIMIM की तरफ से प्रहार भी किया गया है। इस रिपोर्ट में देखिए। तेलंगाना में आज रैलियों का सुपर संडे है। आज एक बार फिर तमाम बड़े नेताओं की जनसभा है। तेलंगाना में चुनाव प्रचार आखिरी चरण में है। यहाँ आज एक बार फिर दिग्गज नेताओं की बड़ी रैलियां हैं, जिनमें पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं। पीएम मोदी आज तूफान और अल्जापुर में रैली को संबोधित करेंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आज तेलंगाना दौरे पर रहेंगे। वो यल्लमकुंटा मनुगौड़े विधानसभा क्षेत्र, भोगिर विधानसभा क्षेत्र, कुकटपल्ली विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग जनसभा को संबोधित करेंगे। जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज तेलंगाना दौरे पर रहेंगे। महबूब नगर विधानसभा क्षेत्र, कलवा कुर्ती विधानसभा क्षेत्र, एलबी नगर विधानसभा क्षेत्र, कुतुबल्लापुर विधानसभा क्षेत्र में वो रैलियों को संबोधित करेंगे। सीएम योगी ने अपनी रैलियों में हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर करने का ऐलान किया है। अब इसके जवाब में AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया। यहाँ कादर खां के कुछ आता ही नहीं उसको, याद है कि हम नाम बदल देंगे। अरे भाई, ये नाम नहीं बदल सकते। यहाँ पे नाम नहीं बदल सकते। आपका ख्वाब ही रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अमित शाह बोल रहे मैं रिजर्वेशन को खत्म कर दूंगा। अमित शाह साहब, आप फलक पे ठार रहे हैं, पहले यहाँ आके देख लो कितना गड़े में आप पहुंचा दिया बलाला आपको। नाम बदल देंगे, रिजर्वेशन नहीं देंगे। साफ है कि इस बार तेलंगाना का चुनाव बेहद खास रहने वाला है। एक तरफ केसीआर सरकार के खिलाफ बीजेपी बड़ी मुस्तैदी से चुनाव लड़ रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस भी पूरे दमखम से लगी है। तो एक और जहां बीजेपी और बीआरएस की तरफ से चुनाव प्रचार की जबरदस्त तैयारी की जा रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी रैलियों का दौर शुरू है। और राहुल गांधी ने एक दिन पहले हैदराबाद में बेरोजगारों से मुलाकात की, उन्हें कांग्रेस का रोजगार कैलेंडर दिया, लेकिन AIMIM को राहुल गांधी का ये प्रचार रास नहीं आ रहा। ओवैसी ने तो उन्हें बच्चा तक कह दिया। देखिए रिपोर्ट। तेलंगाना के लिए कांग्रेस ने भी कसी कमर। राहुल गांधी की आज धुआंधार रैलियां। कांग्रेस के तमाम दिग्गज आज तेलंगाना में होंगे। खुद राहुल गांधी आज एंडोले जिले के संगारेड्डी और कामारेड्डी में रैली करेंगे। इसके एक दिन पहले राहुल ने निजामाबाद, आदिलाबाद और वेमुलावाड़ा में रैली की थी। साथ ही हैदराबाद में राहुल गांधी ने उन लोगों से मुलाकात की जो जॉब की तलाश में हैं। चुनाव में युवाओं को खास तौर से साधने के लिए राहुल ने हैदराबाद के अशोकनगर में उन युवाओं से मुलाकात की जो एग्जाम नोटिफिकेशन कैंसिल होने से परेशान हैं। इस दौरान राहुल ने कांग्रेस का जॉब कैलेंडर भी उनके सामने रखा। राहुल गांधी तेलंगाना में एग्रेसिव चुनाव प्रचार में जुटे हैं। इस बीच AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल पर बड़ा तंज कसा और उन्हें अभी बच्चा बताया। राहुल गांधी हमारे बारे में कुछ बोले, मैं रास्ते में था तो कोई मेरे को बोले
असदुद्दीन ओवैसी के दो यार, एक मोदी और नहीं, मोदी के दो यार ओवैसी और केसीआर, राहुल गांधी। हम छिछोरे, हमारे मुंह को नहीं लगना था तो हमारे मुंह को नहीं लगना था। इतना बोल सकता हूं मैं तुम्हारे को, इतना बोल सकता हूं कि तुम रात में उठ के रोना चाहे तो भी आंख से आंसू नहीं निकलेंगे तुम्हारे। राहुल के दो प्यार, एक इटली एक मोदी। राहुल के दो प्यार, एक इटली एक मोदी। इटली क्यों? उनकी अम्मा वहां से आई। मोदी क्यों? क्योंकि मोदी उनकी ताकत है। मोदी के लिए राहुल ताकत है, तो राहुल के दो प्यार, एक इटली और एक मोदी। राहुल गांधी, आप बच्चे हैं, आपको ये दिमाग में बात आपके बैठी भी है कि मैं नेहरू खानदान से आता हूं, मैं सब कुछ बोल सकता हूं। याद रखो, किसी का फर्जा बाकी नहीं रखता असदुद्दीन ओवैसी। चाहे मोदी हो, राहुल हो, कोई बड़ा आदमी हो, सब बराबर है। और मुझे यकीन है कि 3 तारीख को जब नतीजे आएंगे, राहुल गांधी तुम फिर अकेले महसूस करोगे अपने आप को। गौरतलब है कि तेलंगाना में 30 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाने हैं। ऐसे में कांग्रेस ने तेलंगाना में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। राहुल की बहन प्रियंका वाड्रा भी तेलंगाना में जोर शोर से प्रचार में लगी है। विधानसभा चुनाव पूरे हो चुके हैं। राजस्थान की 74% जो जनता है उन्होंने मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 74% मतदान के साथ ही राजस्थान की अगली सरकार पर मुहर लग गई है। लेकिन इस दरमियान कई जगहों से छिटपुट हिंसा की खबरें भी सामने आई। जहां जयपुर समेत राजस्थान के कई ऐसे जिले हैं जहां से मारपीट और हिंसा की खबरें सामने आई है। और वहीं बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत भी की। पहले हुई बहसबाजी और फिर मारपीट। बात इतनी बढ़ी कि लात जूतों के साथ डंडे भी बरसने लगे। इस तस्वीर को देखिए, 2 पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ा कि मामला जूतम पैजार तक आ गई। कुछ लोगों ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन हर कोशिश नाकाम नजर आई। मारपीट की हैरान कर देने वाली तस्वीर जयपुर से आई है, जहां चुनाव के दौरान किशनपोल बाजार में कांग्रेस और ओवैसी के समर्थक आपस में भिड़ गए। फर्जी वोट के मामले को लेकर उपजा विवाद इतना बढ़ा कि सिर्फ फुटबॉल की बारी आ गई। भीड़ जबरदस्त थी और लात घूसे भी खूब बरस रहे थे। फिर किसी तरह पुलिस मौके पर पहुंची, तब कहीं जाकर उपद्रवी वहां से भागे। बाद में पुलिस कर्मियों ने समझा बुझाकर हालात पर काबू पाया। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, यहाँ बीएसएफ जवानों और कुछ लोगों के बीच हंगामा हो रहा है। लोग नारेबाजी कर रहे हैं और बीएसएफ के जवान उन्हें ऐसा करने से रोक रहे हैं। हंगामे की ये तस्वीर राजस्थान के सवाई माधोपुर विधानसभा की है। यहाँ के सूरवाल गांव में मतदान के अंतिम क्षणों में वोट नहीं डालने देने की सूचना पर समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे बीजेपी प्रत्याशी किरोड़ी लाल मीणा के समर्थकों ने खूब हंगामा किया, लेकिन बीजेपी समर्थकों की एक न चली। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के दौरान कई जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आई। इन हंगामे की तस्वीरों के बाद कांग्रेस बीजेपी दोनों ने चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज कराई है। चुनाव के दौरान कई जगहों पर हिंसा की खबरें हैं। बीजेपी ने कई जगह फर्जी वोटिंग के आरोप लगाए हैं। इस बीच राजस्थान में करीब 73% वोटिंग हुई। अब नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे तो पता चलेगा कि सरकार किसकी बन रही है। और अब बात कर लेते हैं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की, जिनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लोकपाल के निर्देश पर सीबीआई ने प्रारंभिक जांच तो शुरू कर दी, जिसके बाद टीएमसी बीजेपी पर हमलावर। और कैश फॉर क्वेरी मामले को लेकर के जो आरोप महुआ मोइत्रा पर लगे हैं, उसके शुरुआती जांच के शुरू होने के बाद अब बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ये कह रहे हैं कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की बड़ी मुसीबत। सीबीआई ने टीएमसी सांसद के खिलाफ शुरू की इंक्वायरी। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। लोकपाल के निर्देश पर महुआ मोइत्रा के खिलाफ सीबीआई ने प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। महुआ मोइत्रा लोकसभा में सवाल पूछने के बदले पैसे लेने के आरोपों से घिरी हैं। भारतीय जनता पार्टी सांसद निशिकांत दुबे ने पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोपों को लेकर मोइत्रा के खिलाफ एक शिकायत के साथ लोकपाल का रुख किया। दुबे ने मोइत्रा पर मौद्रिक लाभ के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने का आरोप लगाया। इसी शिकायत के बाद लोकपाल ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। इस जांच के बाद निशिकांत दुबे ने एक बार फिर महुआ मोइत्रा पर हमला किया। निशिकांत दुबे ने कहा कि इनकम टैक्स नहीं दीजिएगा
धड़ल्ले से दुबई, अमेरिका, लंदन और देश के अंदर बिजनेस क्लास से यात्रा, 5 सितारा होटल में मजे करिएगा। तो भ्रष्टाचार के आरोपी सांसद जी आपके ट्रैवल एजेंट होटल से बिल तो सीबीआई हेडक्वार्टर लोकपाल के कहने पर मांगेगा ही। किसने खर्च दिया? प्रवर्तन निदेशालय पर दूसरे को धौंस दीजिएगा तो आपको भी भोगना पड़ेगा। जैसी करनी वैसी भरनी। बता दें कि लोकसभा की आचार समिति भी मोइत्रा पर लगे आरोपों की जांच कर रही है। दुबे ने मोइत्रा पर उपहार के बदले व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी के इशारे पर अडानी समूह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने के लिए लोकसभा में सवाल पूछने का आरोप लगाया। मोइत्रा ने कोई भी गलत काम करने से इनकार किया और दावा किया कि उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। और आगे हम आपको दिखाएंगे 2 मिनट में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले नजर इस